हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 10.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। कैसे हैं सभी लोग? माधवी, यश, जिया, आर्यन, यश, सोनल, प्रशांत, रश्मि, गोविंद, देवेश, अंकित, प्रियंका, नमस्कार। तो सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है भाई। कैसे हैं सभी लोग? तो आज आप लोगों की क्लास मैं ले रहा हूं क्योंकि एमआर सर की तबीयत थोड़ी खराब है, तबीयत सही नहीं है उनकी। तो मैंने कहा मैं ही क्लास ले लेता हूं। तो आप लोग रिवाइज करके आए हो? जल्दी फटाफट से बता दो, रिवाइज करके आए हो? जल्दी से बताओ। क्या आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के तीनों लेक्चर कवर कर लिए हैं? जल्दी बोलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो क्या आप सभी लोगों ने कवर कर लिए हैं? रेट को कैसे लिखते हैं, रेट क्या होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात कर चुके थे। ऑर्डर कैलकुलेशन के बारे में बात कर चुके थे। मॉलिक्यूलरिटी हमने समझ लिया था कि क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। पहले तो लास्ट टर्न का होमवर्क डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए मामला। चलो शुरू कर रहे हैं भैया, है ना? एकदम कॉपी पेन लेके बैठे, होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया था और मुझे ये बताना था आप लोगों को कि इसमें से क्या सही है। फटाफट से मुझे आंसर कर दें। आप लोगों ने ये सवाल किया होगा, जल्दी से फटाफट से आंसर कर दें। हाँ, चलिए बताइए जरा, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड, यानी कि H2 और ICL की रिएक्शन हो रही है। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICL। फॉलोइंग मैकेनिज्म वर प्रपोज्ड। मैकेनिज्म ए और मैकेनिज्म बी, कौन सी मैकेनिज्म आप मानोगे? कौन सी मानोगे? ए मानोगे कि बी मानोगे? जल्दी बताओ, कौन सी मैकेनिज्म आप मानोगे, ए या बी? अगर आप मैकेनिज्म ए मानते तो मैकेनिज्म ए सही नहीं था। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्शन आपको दे रखी थी। जब कभी भी आपको मैकेनिज्म दी जाती है तो उसमें कुछ स्लो और कुछ फास्ट स्टेप दिए जाते हैं। तो मैकेनिज्म बी वाली हमें माननी है, यानी कि ढोलकपुर आपका आंसर है। सभी लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। बड़ा सिंपल टाइप का सवाल, देखने में बड़ा डरावना था, है ना? देखने में बड़ा डरावना था। चलिए भाई, मोहम्मद यूसुफ, आकाश, दिव्यांश, यशिता और अनुभव ने आंसर किया है अभी। बाकी और लोगों ने भी कर लिया होगा। कर लिया क्या? बाकी और लोगों ने भी कर लिया होगा, क्योंकि मैकेनिज्म से जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो स्लो वाले का रेट लिखते हैं, फास्ट की हेल्प लेते हैं और मास्टर रिएक्शन को हम बनाया करते हैं। ये प्रोसेस होता है आपका। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये एलिमेंट्री नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। क्यों? सवाल में लिखा है द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू H2 एंड ICL। मतलब H2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और ICL के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये एलिमेंट्री हो ही नहीं सकती। क्यों? अगर ये एलिमेंट्री होती तो ICL के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर होती। तो ये एलिमेंट्री तो नहीं है, एलिमेंट्री तो नहीं है। क्लियर एकदम? तो अगर एलिमेंट्री नहीं है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स है तो मैकेनिज्म दे रखी होंगी आपको, एक स्लो और फास्ट। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी कर लेते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तुम्हारे पास तो ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पर एक रिएक्टेंट लेके चल रहा हूं, आपके सिलेबस में एक रिएक्टेंट वाला है ना?
एक रिएक्टेंट वाला है आपके सिलेबस में, तो ए से बन रहा है प्रोडक्ट, है ना, या यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, रिएक्टेंट आपका एक ही रहेगा। और आपने बोल दिया इसको कि फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका एन क्या होगा, 1। तो जब तुम डिफरेंशियल रेट लिखोगे, सर ये डिफरेंशियल रेट क्या होती है? डिफरेंशियल रेट मतलब वो डी के फॉर्म में जो लिखते हैं, है ना, डी ए बाई डी टी, माइनस लगा देंगे। तो जब तुम डिफरेंशियल रेट लिखोगे तो डिफरेंशियल रेट क्या होगी? डिफरेंशियल रेट बताओ क्या लिखोगे? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, यही लिखोगे आप। डिफरेंशियल रेट क्या यही लिखोगे? बताओ जरा। कॉफिशिएंट इसका 1 है और 1 कॉफिशिएंट ही मिलेगा आपको आपके सिलेबस में, तो कॉफिशिएंट 1 है तो 1 dt लिख दो, यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी क्या इसकी डिफरेंशियल रेट हो जाएगी? बोलो भाई, क्या माइनस डी ए बाई डी टी इसकी डिफरेंशियल रेट हो जाएगी? तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, माइनस डी ए बाई 1 डी टी। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, चलो रेट लॉ से बताओ, चलो रेट लॉ से बताओ रेट। भाई डिफरेंशियल रेट आपने बोली और रेट लॉ से रेट बोलोगे, क्या आएगा बताओ? रेट लॉ से जब रेट बोलोगे तो बोलोगे क्या, इसका रेट कांस्टेंट कुछ के ले लेते हैं, तो रेट कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर यहां क्या लगा दूं? 1 लगा दूं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहे हो, आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम आगे चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने पहले ही मान लिया है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर मान लिया है तो यहां पावर 1 लगानी पड़ेगी भाई। अब इसके आगे की कहानी आपकी चलेगी, जो जो आपको कैलकुलेट करना है ना। तो मुझे एक बात बताओ, डिफरेंशियल रेट हो या रेट लॉ से रेट हो? बोलो, चाहे ये रेट हो चाहे ये रेट हो, रेट तो रेट होती है, रेट तो रेट है, दोनों ही सेम है। अगर दोनों सेम है यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी। एक बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 1 होता है। वाह क्या बात है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 1 होता है। तो ऐसी रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, अब स्पेसिफिक ऑर्डर में चल रहे हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर पहले पढ़ेंगे, फिर हम nth ऑर्डर पढ़ लेंगे, और nth में 0 ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, है ना। और जो पूछ रहा है कि भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है, ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फर्स्ट ऑर्डर है कौन सी नहीं है? सवालों में लिख देते हैं अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे शुरू करते हैं, है ना, ठीक है। सवालों में लिख देते हैं अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे फिर सवाल शुरू कर देते हैं। ये समझ में आया डिफरेंशियल रेट? ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है, बस मैंने इसको क्या करा, दोनों रेट को अलग अलग लिख के बराबर कर दिया। तो चाहे डिफरेंशियल रेट हो या रेट लॉ से रेट हो, रेट तो रेट होता है, चाहे आप माइनस डी ए बाई डी टी लिखो, चाहे के इंटू ए लिखो, लिखने के तरीके हैं, लिखने के तरीके हैं मालिक। हाँ तो दोनों मैंने बराबर कर दिए। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन माइनस डी ए बाई, नाम ही है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी टी, है ना, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। चलें आगे, डन है? पक्का पक्का डन है, चलो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन के बाद आने वाला एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। सर कैसे करेंगे? हम 2 टर्म्स में पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ मोल्स क्या लिखना है वो लिखेंगे। तो मैंने मान लिया मेरे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन है मेरे पास, ए से बन रहा है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने इसकी मान ली कि T इज इक्वल टू 0 पर ए है, प्रोडक्ट नहीं है, हम यही मानते थे। याद करो बेसिक्स, क्या कि स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, और आफ्टर टाइम टी एक ही कॉन्सेंट्रेशन हो गई है Ct।
हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, क्योंकि रेट लॉ जो आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो वो रिएक्टेंट के लिए पढ़ते हो, तो हमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं है। हमें रेट लॉ ए के लिए लिखना है, तो मैंने माना टी इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है और टी इज इक्वल टू टी पर सी टी है। यह मैं लिख भी देता हूं, क्या? एट टी इज इक्वल टू 0 लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज सी नॉट and at t is equal to t concentration let concentration of A is Ct। तो C नॉट क्या है? स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन है। Ct क्या है? आफ्टर टाइम t। मान लो 10 मिनट हो गए और फिर तुमने देखा A कितना बचा, तो वो Ct है। ठीक है, A कितना बचा वो Ct है। तो अब मुझे आप लिखकर बताओ कि ए के लिए मैं रेट लिखूंगा माइनस डी ए बाई 1 डी टी, और 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है भाई। मैं इसके लिए रेट यही लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और मैं रेट लॉ से लिखूंगा तो के ए की पावर 1 जो हमने पीछे लिखा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से यहां से शुरू करेंगे। डिफरेंशियल रेट लॉ लिख के अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डिफरेंशियल रेट लॉ लिखकर इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेटेड रेट आ जाएगी, है ना। डिफरेंशियल रेट लिखकर इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेटेड रेट आ जाएगी। आइए जरा, अब मुझे यहां पर मैथ्स लगानी। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहां तक क्लियर है? इसके बाद बस इंटीग्रेशन खेलना है, सिंपल मैथ्स लगानी है। कौन सी वाली? इंटीग्रेशन वाली। इसके अलावा अब कुछ बचा नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में। अब बस थोड़ी सी मैथ्स आपकी चलेगी, इंटीग्रेशन खेलेंगे। लॉजिक और बेसिक्स और कॉन्सेप्चुअल चीज यहीं खत्म हो गई। लॉजिक, बेसिक और कॉन्सेप्चुअल चीज यहीं खत्म हो गई। इतना समझ लिया, अब इसके बाद आपको सिंपल मैथ्स लगानी है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके तरीके पता होने चाहिए, जो कि मैं बताऊंगा आपको। लॉजिक वाली चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, अब बस इंटीग्रेशन करो, मैथ्स लगानी है बस। ये क्लियर है? एक बार फिर बोल देता हूं। ये लिखा है मैंने क्या? डिफरेंशियल रेट से रेट। ये मैंने रेट लॉ से लिखा है, और रेट तो रेट होती है, दोनों बराबर कर दी। अब हमें इसको बस इंटीग्रेशन करना है, और मैंने ऐसा मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 पर सी नॉट है और t इज इक्वल टू टी पर सी टी है, ताकि इंटीग्रेशन में हम लिमिट को पुट कर सके। तो मैंने ये क्यों माना? क्योंकि मुझे लिमिट लगा के एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, कह रहा मैथ्स ही तो खराब है। अब देखो, इतना तो करना पड़ेगा तुमको, इतना तो करना पड़ेगा। कौन था ये मैथ्स खराब वाला? कौन था ये मैथ्स खराब वाला? विवेक जी हैं शायद। विवेक जी के बारे में एक बहुत पुराना किस्सा है। विवेक जी के दोस्त प्रमोद जी हमें बता रहे थे। तो विवेक जी का एक पुराना किस्सा सुनाऊं क्या? बचपन में जब विवेक जी छोटे थे, तो विवेक जी के स्कूल मास्टर ने पूछा उनसे कि विवेक 15 फलों के नाम बताओ। तो विवेक ने बोला पपीता। सर बोले वेरी गुड। विवेक ने बोले सेब। सर बोले वेरी गुड। विवेक ने बोले तरबूज। सर बोले वेरी गुड। कह रहे बाकी 12? विवेक कहता है 1 दर्जन केले। तो विवेक जी जो कह रहे थे ना, वो वही मैथ्स की बातें कर रहे हैं जो आप सभी लोग सोच रहे हो। कह रहे 1 दर्जन केले। हो गए 15 भाई। चलो आओ जरा ध्यान से देखो जरा। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब मुझे इसे, क्या विवेक इधर देखो, विवेक जी अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे बहुत ध्यान से देखना जरा। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं dt को उधर ले जा, 1 तो हटा दो, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 तो वैसे ही 1 है ना, हटा दो उसको। dt को मैं इधर ले जा रहा हूं इस तरफ, dt को मैं इधर ले जा रहा हूं और a को मैं इधर ले आ रहा हूं। क्या मुझे ऐसा दिखेगा? क्या मुझे ऐसा दिखेगा? माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ए को मैं नीचे ले आया, dt को मैं उधर ले गया।
क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब इस माइनस को मैं उधर ले जा सकता हूं क्या? बिल्कुल सर। तो डीए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी लिख सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? माइनस को उधर ले जा सकता हूं ना, इक्वल टू के। इतनी तो मैथ्स पता है ना। और मैं यहां करूंगा इंटीग्रेट। तो देखना जरा, इंटीग्रेशन लगाने का, देखो ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट तो मैंने माइनस के बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन यहां लगाया, इंटीग्रेशन यहां लगाया। जब समय 0 था, जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हो रही थी, तब एक ही कॉन्सेंट्रेशन क्या थी मालिक? C0। और जब किसी टाइम टी पर तुम पहुंच गए तो तुमने पता कर ली कि अब एक ही कॉन्सेंट्रेशन है, CT। ऐसे हम लिमिट लगाते हैं। और अब मैं आपको यहां पर दो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। क्या? इंटीग्रेशन dx अपॉन x जो होता है वो होता है ln x, और इंटीग्रेशन अगर dx बोलूं तो वो होता है x, या dt बोलूं तो वो होता है t। ऐसा बोल दो, dt बोलूं तो वो t होता है, या dx के हिसाब से ही लिख लो, जैसा तुम्हें लिखना हो, है ना। चलो मैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से लिख देता हूं। तो मेरे पास मैथ्स की ये दो प्रॉपर्टी है, और अगर कभी यहां पर लिमिट लगी हुई है, अगर यहां लिमिट लगी हुई है, सपोज मैंने यहां लिमिट लगा दी C0 से CT, तो मुझे यहां पर लिमिट लगानी पड़ेगी C0 से CT। और लिमिट जब पुट करते हो तो ऐसे लिखते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर कभी लिमिट लगी हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा करते हैं। तो x एक बार क्या करो, x की जगह CT पुट कर दो, और एक बार C0 पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। ठीक। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही है। मान लो 0 से आपने सपोज इसको t तक इंटीग्रेट किया, तो 0 से t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तरीका होता है ना। मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है बस। तो यही चीज हम यहां लगाएंगे, यही चीज हम यहां लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। मुझे बताओ डीए अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूं इस प्रॉपर्टी से? बताओ जरा। डीए अपॉन ए डीएक्स अपॉन एक्स, डीए अपॉन ए डीएक्स अपॉन एक्स, डीए अपॉन ए डीएक्स अपॉन एक्स, डीए अपॉन ए। बोलो बोलो, क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसको ln a। क्या लिख सकते हो इसको? ln a। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको ln a, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये हो जाएंगी, C0 लोअर और CT अपर। इधर मैं लिखूंगा माइनस के तो बाहर है बचपन से, और dt को dx से कंपेयर कराओ, dx का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन, dx का x तो dt का t, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो। यहां तक आप नोट करें, फिर हम इसको ओपन करके नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे। अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट लिखेंगे और लोअर लिमिट लिखेंगे। चलिए आप जरा बेटे यहां तक लिख लें तो मुझे बता दें। चलो फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो। जल्दी से लिखो और मेरे को बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डन हो जाए तो बता देना। पक्का? चलें क्या? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, पक्का लिख लिया, बड़े तेज चल रहे हो यार, वाह यार। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका अपर लिमिट पुट कर दूं CT और लोअर लिमिट C0। तो देखो जरा कैसा दिखेगा।
एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के, मेरा बाहर था, माइनस के बाहर था, और वहां पुट कर दूं मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब टी माइनस 0, टी माइनस 0। देखें जरा, क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या यह बात सही है? यहां तक एकदम सही चल रहा मामला? यहां तक एकदम सही चल रहा मामला? जी हां, सही है ना एकदम? टी माइनस 0 टी होता है। हां, अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां प्रॉपर्टी लगा रहा हूं एल एन ए माइनस एल एन बी। क्या लिखूंगा? एल एन, या एक काम करो सुनो, और आसान कर लेते हैं, अपन इस माइनस को हटा लेते हैं। कैसे? इस माइनस को हटाऊंगा तो यहां से इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख लूं, मतलब माइनस कॉमन ले लूं। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कैसा दिखेगा? एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी, और ये माइनस अब हटके प्लस बन जाएगा। क्या ये बात सही है? अब ज्यादा सही है। मैंने इस माइनस को प्लस बना लिया ताकि अच्छा एक्सप्रेशन आए। ठीक है, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले टर्म को आगे लिख रहा हूं, इसको पीछे लिख रहा हूं, ताकि मेरा माइनस हट जाए। क्यों? यहां से माइनस कॉमन लोगे, ये माइनस और इधर से माइनस कट जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं एल एन सी नॉट, अब लगा रहा हूं प्रॉपर्टी एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू के टी। क्या सही जा रहा हूं मैं? सही जा रहा हूं? सही जा रहा हूं? सही है। आइए जरा, अब मैं इस ln को लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो 2.303, और ln अब कन्वर्ट हो गया लॉग, लॉग मतलब बेस 10, सी नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू के टी। यह बन गया आपका फॉर्मूला, और यही होता है आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जिसको मैं के फॉर्म में, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन एक्चुअली पता क्या होता है? के, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मतलब आप इंटीग्रेट करके के की वैल्यू बताते हो। तो मैं टी से डिवाइड कर रहा हूं, टी से मैं डिवाइड कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, टी से डिवाइड कर रहा हूं तो के क्या आ जाएगा? 2.303। अच्छा, 2.303 को 2.3 ले सकते हो सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल पर्पज से, डिवाइडेड बाय टी लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। क्या आपका एक्सप्रेशन यही आएगा? ध्यान से देख लें जरा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अगर कोई तुमसे पूछे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बताओ, तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मतलब होता है के की वैल्यू, आफ्टर इंटीग्रेशन के की वैल्यू निकाल के बता दो। ये है, ये एकदम सिंपल सॉल्व कर दिया हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो ये है पूरा डिटेल सॉल्विंग, कैसे हमने इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन निकाला। अब इस पर बेस न्यूमेरिकल होते हैं बड़े आसान से। आपसे बोलेंगे शुरुआत में 2 मोलर है तो सी नॉट 2 आ गया, और 10 मिनट के बाद 1 मोलर हो गया, पुट कर दो आंसर। ऐसे सवाल होते हैं, के निकलवा लेंगे आपसे। ठीक है, एक कह रहा सर 2.3 कहां से आया? बेटा ये प्रॉपर्टी, भाई कैसी बातें कर रहे हो यार अंकल। ln x इज इक्वल टू 2.3 log x। अगर तुम्हें बेस ई से बेस 10 में जाना है तो आपको मैंने सबसे पहले क्लास में लॉग क्यों पढ़ाया था? क्योंकि मुझे पता था ये हरकतें तुम यहां करोगे, लेकिन तुम कर ही रहे हो हरकतें, तो क्यों पढ़ा फिर तुमने वहां पे? है सर के की यूनिट बताओ, सर के की यूनिट बताओ, के की यूनिट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हो मालिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हो तुम। मोलर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, तो के की यूनिट टाइम इनवर्स आएगी, और आनी भी चाहिए। क्यों? ये तो रेशियो में है, कट गए, यहां 1/t है, तो 1/t क्या होगा? टाइम इनवर्स। तो के की यूनिट क्या आएगी? टाइम इनवर्स आएगी। के की यूनिट क्या आएगी? टाइम इनवर्स आएगी। ठीक है, अब समय जिसमें भी आपसे पूछ ले। ठीक है, डन है? डन है? अरे बहुत आसान है, तो ये आप नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे चलता हूं। थोड़ी थोड़ी चीजें और इसमें, अब इसमें एडिशनल चीजें होती हैं,
एडिशनल चीजें बताओ, आपसे पूछ लेंगे टाइम बताओ, डिफरेंट टाइप के टाइम्स होते हैं वो बताऊंगा अभी, पहले इसको नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो और बताओ। क्लियर है एकदम? इंपॉर्टेंट है इसलिए एकदम आराम आराम से एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं। यह आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, यह आपके नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए अच्छे से समझ लो। फिजिकल केमिस्ट्री में यही है, थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से देख लो, और जो फॉर्मूला है उसको अपन याद कर लेंगे, ठीक है, लिख लिख के। अगर आप ये करते गए, सवाल तो बहुत आसान होते हैं करना, सवाल के और भी आसान तरीके होते हैं करना, वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चमक गया एकदम, क्या बात है, आज तो फॉर्म में चल रही जनता, गजब गजब। चलें आगे बढ़े फिर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डन 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 डन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे इसी एक्सप्रेशन को मोल के टर्म में लिखना है। मैंने किसके टर्म में लिखा? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। कैसे लिखा? क्योंकि मैंने लिमिट वैसे ली थी। मैंने लिमिट क्या ली थी, ध्यान से देखना। मैंने लिमिट ली थी ए से अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैंने ये बोला था कि T इज इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन C0 है और T इज इक्वल टू T पर कॉन्सेंट्रेशन CT है। ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में माना था। लेकिन अगर मैं मोल के फॉर्म में मानूं तो मैं ऐसे मानूंगा, ध्यान से देखना जरा। मैं ये बोल रहा हूं तुमसे कि अगर इसके स्टार्टिंग के मोल A हैं, स्टार्टिंग के मोल A हैं, जस्ट रिएक्शन चालू होने जा रही है, रिएक्शन स्टार्ट होने जा रही है, मैंने A मोल ले लिए, और किसी टाइम T पर A में से कुछ मोल तो कम होंगे, A में से कुछ मोल तो कम होंगे, मैंने मान लिया X मोल कम होंगे। A में से X मोल कम होंगे, मैंने ये मान लिया कि A में से X मोल कम होंगे। अब आप बोलोगे सर आपने वहां क्यों नहीं किया? भाई इसको C0 मान लेते और C0 में से CX कम कर देते, तो हम जो C0 माइनस CX है उसी को ही CT लिख रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ऐसा नहीं लिखा करते हैं, होता वो ऐसे ही लेकिन लिखते नहीं है। हम मान लेते हैं कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन CT है। जैसे तुम यहां पर 80 बोल सकते थे, 80 बोल सकते हो, तो 80 को मैं A माइनस एक्स के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि हर एक बुक में यही लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन को तो C0 CT के फॉर्म में लिखा है, लेकिन मोल को उन्होंने A और A माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा है। तो जैसा सभी लोग लिख रहे हैं, सामाजिक बात है ये, सब लोग लिख रहे हैं तो हम भी लिखेंगे, उसमें कोई विरोध थोड़ी करना अपने को समाज का, है ना भाई। आप लिख सकते हो, जैसे आप ये भी तो बोल सकते हो, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो मैं बता रहा हूं, क्या कि सर आप तो ऐसे लिख दो यार कि इनिशियल मोल A है और मोल्स आफ्टर T 80 है, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने सिखाया था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है, आफ्टर टाइम T CT है। तो एक्चुअल में जो CT है वो C0 माइनस CX है, कुछ निकल गई कॉन्सेंट्रेशन, और जो 80 है वो है A माइनस एक्स, कुछ मोल निकल गए। लेकिन समाज क्या लिखता है? समाज लिखता है C0 और CT और A और A माइनस एक्स। तो जो लिखता है वही लिखेंगे, होता वो ऐसे ही है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है, होता वो ऐसे ही है। C0 में से कुछ कम कर दो तो C0 माइनस CX कर दो, तो C0 माइनस CX को CT लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में तो CT लिखते हैं, लेकिन मोल के टर्म में A और AT होना चाहिए, सही बात है ना। लेकिन AT क्या है? A में से कुछ कम कर दिए X, तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो जैसा लिखते हैं वैसे ही हमें भी फॉलो करना, अपनी तरफ से थोड़ी नेता बनना है कि नहीं हम तो 80 लिखेंगे, नहीं मिलेगा आपको, A माइनस एक्स मिलेगा, परेशान होते रहोगे। तो A और A माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है। अब मुझे वह बताओ, पूरा का पूरा डेरिवेशन तो सेम रहेगा, सेम डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन, सेम एज प्रीवियस। जो हमने पीछे किया पूरा डेरिवेशन सेम, इंटीग्रेशन सेम, लिमिट बस अलग कर दो। इंटीग्रेशन तो सेम है ना, लिमिट अलग कर दोगे। पहले लिमिट क्या रखी थी तुमने? C0 और CT, अब क्या रखोगे? A और A माइनस एक्स, यही रखोगे ना बस। तो एक काम करो ना, थोड़ा सा कॉमन साइंस का इस्तेमाल कर लो। क्या? रिप्लेस C0 को A से एंड CT को A माइनस एक्स से।
इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन मोल बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन, मैं तो इंटीग्रेशन की बातें बता रहा हूं, मैथ्स की बात बता रहा हूं। दोबारा नहीं करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सी नॉट की लिमिट बन जाएगी ए की लिमिट और सीटी वाली ए माइनस एक्स। तो आपका फाइनल रेट एक्सप्रेशन बनेगा के इज इक्वल टू, क्या बनेगा, के इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई टी लॉग बेस 10, सी नॉट की जगह रख दूंगा ए और सी टी की जगह रख दूंगा मालिक ए माइनस एक्स। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? अब आप बोलोगे सर पीछे तो आपने लिखा था सी नॉट बाई सी टी, देखो सी नॉट बाई सी टी, अब यहां लिख रहा हूं ए अपॉन ए माइनस एक्स। सभी लोग लिखते हैं तो हम भी लिख रहे हैं। हम यहां पर ए और ए टी, ए नॉट और ए टी भी लिख सकते थे। भाई आप बोलोगे सर नॉट क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाते नॉट, लगा सकते हो, ऐसी क्या बात है। अब यहां यह समझ लो कि x क्या है। जैसे यहां आपने बोला कि इनिशियल ए थे और फाइनल मोल ए माइनस एक्स, तो x क्या है? x है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल कम हो गए, वो x है। यहां तो आपको दिक्कत ही नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है और कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी सी टी है, तो यहां पर सी एक्स को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो लिखते ही नहीं हम ये लिखते हैं, और यहां पर हम ये नहीं लिखते, ये लिखते हैं। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? तो आप अगर अलग अलग प्रकार की किताबों में, ठीक है, आप एनसीईआरटी में या आप कहीं भी देखोगे ऐसा ही लिखा जाता, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, है ना। ये कह रहा सबसे अपन को क्या लेना देना भाई, तुम ए और ए टी लिखने लगोगे ना तो सिर्फ तुम ही लिखोगे और कोई नहीं लिखेगा, है ना। सिर्फ तुम ही लिखोगे ए और ए टी और कोई नहीं लिखेगा। समझ गए बात को? कब क्या लिखना है? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में सी नॉट और सी टी यूज करते हैं सेम ही बात, कोई अलग बात नहीं, कॉन्सेप्चुअली सेम है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में सी नॉट और सी टी लिखना है और मोल के टर्म में ए और ए माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। ठीक, बोर्ड में भी आए तो ए और ए माइनस एक्स ही लिखना, सब जगह ऐसे लिखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मोल हम इस तरीके से लिखा करते हैं। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए मालिक जल्दी से। लिख लो तो बता देना। सर क्वेश्चन में क्या होगा? यही होगा जो बोर्ड पे लिखा ना, बस यही होगा। अभी हम सवाल करेंगे, पहले थ्योरी तो कवर कर लें, क्या क्या लिखते हैं, फिर सवाल करेंगे ना। नोट कर लो तो बता देना। सभी लोग लिख लें तो बता दीजिएगा मुझे को, जल्दी से बताइएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? तो मोल के टर्म में ऐसे लिखते हैं और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में सी नॉट और सी टी यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहां पर अल्फा बोल रहा हूं। अल्फा बोल रहा हूं किसको? डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। बताओ कितने डिसोसिएट हुए? आपकी कॉपी में पीछे लिखा, बताओ कितने मोल डिसोसिएट हुए, मोल के फॉर्म में कितने मोल डिसोसिएट हुए? जल्दी फटाफट से चैट बॉक्स में बताएं कितने मोल डिसोसिएट हुए। जी हां, एक्स, और इनिशियल कितने लिए थे? ए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है एक्स बाय ए, एक्स बाय ए, एक्स बाय। बिल्कुल सही है सर। क्या हम एक्स वाई निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? अभी आपने पीछे एक्सप्रेशन लिखा क्या कि k इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई टी लॉग में a अपॉन a माइनस एक्स, यही लिखा आपने। अभी आपने यही लिखा। मैं एक काम करता हूं, उल्टा चलता हूं। उल्टा कैसे? 2.3 इंटू लॉग को मैं kt यहां ले लूं, मैं t यहां ले लूं, और 2.3 इंटू लॉग को वापस एलन लिख दूं, वापस से एलन, वापस से एलन लिख दूं, वापस से एलन, ऐसा सही है।
और ध्यान दीजिएगा अगर मैं ln में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करता हूं, जैसे ln x अपॉन y है या a अपॉन b के फॉर्म में लिख रहे थे, अगर ln a अपॉन b है तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ln b अपॉन a। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्विच करते हो तो माइनस साइन आ जाएगा, तो मैं इसको स्विच कर रहा हूं कैसे, kt इज इक्वल टू इसको ऊपर इसको नीचे, तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। क्या यह बात सही है? और इस माइनस को मैं यहां ले जाऊं तो माइनस kt बनेगा। क्या आएगा, ln a माइनस एक्स अपॉन ए। माइनस को मैं यहां ले आया, अब मैं यहां इंटीग्रेशन कर रहा हूं। इंटीग्रेशन मतलब इसका बेस क्या है, e, तो e की पावर ये लग जाएगा, e की पावर ये, तो e की पावर माइनस kt इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन ए। ऐसा लिख सकता हूं। मैं अलग अलग डिवाइड दे दूं तो e की पावर माइनस kt इज इक्वल टू a अपॉन ए, मतलब अलग अलग दूंगा ना डिवाइड, तो a अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए। a अपॉन ए क्या हो गया, 1 माइनस एक्स अपॉन ए। और ध्यान से देखो x अपॉन ए की वैल्यू ही तो क्या थी, अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां ले आता हूं, इसको इधर, तो x अपॉन ए इधर ले आया और इसको उधर ले गया तो 1 माइनस ई की पावर माइनस kt आ गया। और x अपॉन ए को ही मैं क्या लिखूंगा, अल्फा, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस kt इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई बहुत बड़ी काम नहीं किए हमने, सिर्फ मैथ्स लगाई है और कुछ नहीं किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि सर ई कहां से आया, एंटी लॉग लेते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कि ln x इज इक्वल टू, अगर मान लो 5 लिखा है तो x क्या हो जाएगा, जो यहां पर बेस होता है उसकी पावर हो जाती है। एंटी लॉग में पावर में चला जाता है जो भी आपका राइट साइड लिखा है, ठीक है। तो जब कभी भी e की बातें आएंगी, भाई ये ln, ये बेस e है ना भाई, लॉग बेस क्या, देखो लॉग में बेस क्या होता है, 10, लॉग में बेस 10 होता है और ln में बेस e होता है, ऐसे लिखते हैं अपन। अब उसको नहीं लिखते हैं, वो तो अंडरस्टूड होता है कि ln में बेस e है ना, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, अगर ln x इज इक्वल टू 5 है तो x हो जाएगा e की पावर 5, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो पावर में आ जाएगा। तो ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्सप्रेशन इज, 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस kt, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर माइनस kt। एक कह रहा सर ई क्या है, बेटा ई देखो फिर हरकतें वही, पहली क्लास में लॉग एंटी लॉग पढ़ाया गया था आपको, फिर वही हरकतें। लॉग में बेस 10 होता है, ln में बेस e होता है, ठीक है। तो चलिए भाई फटाफट से लिख लीजिए और नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना। कह रहे 1 माइनस कहां से आया, अरे भाई ये तो भाई सिंपल मैथ्स है, एक्स बाय इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये तो वही वाली बातें कर रहे हैं यार अगर मैं इसको यहां लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अरे भाई अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं x माइनस 5 इज इक्वल टू समथिंग, कुछ मान लो y लिखा है, तो y को इधर लाऊंगा तो x माइनस y और 5 को उधर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। कैसी हरकतें कर रहे हो यार, शक्ल देखो अपनी एक बार, है ना। चले आगे। ये कह रहा सर 11th खराब, हर चीज को 11th से कनेक्ट नहीं करते बेटा, ये 11th खराब नहीं, ये दिमाग खराब है ये 11th खराब नहीं है, ये दिमाग खराब है और कुछ नहीं। चलें आगे। बेटा ई की वैल्यू कोई पुट नहीं करवाएगा, ई के फॉर्म में ही आंसर होता है, नोट कर लो तो बता देना चलें बायो यो यो डन डना डन डन लिख लो तो बता देना क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से बोलो पढ़ने वाले बच्चों, जल्दी जागो जागो मोहन प्यारे, डन डना डन डन। चलें पक्का। तो ये आ गया भाई साहब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए आगे चलते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, आधी जिंदगी, बताओ जरा आधी जिंदगी क्या होती है, आधी जिंदगी क्या होती है, हाफ लाइफ। किसी भी रिएक्शन के लिए एक टाइम डिफाइन करते हैं
और भी अलग अलग टाइप के टाइम होते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टाइम है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम बहुत साल पुराने, कोई मान लो आपको रॉक मिल गया, ठीक है, कोई आपको अवशेष मिल गए, ठीक है, ट्रेसेस मिल गए कभी, तो आप पता करते हो कि डायनासोर 50,000 लाख साल पुराने थे, तो उसके लिए एक रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें हाफ लाइफ का इस्तेमाल होता है आइसोटोप्स के लिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए, तो उसके फॉर्म में निकाला जाता है वो। तो इसलिए हाफ लाइफ समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेडियो कार्बन डेटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाफ लाइफ समझ लो क्या होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, है ना। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? द टाइम, क्या? द टाइम when half of the reactant, the time when half of the reactant is decomposed, वो टाइम जब आधा रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए, वो टाइम जब आधा रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए, इसका मतलब क्या है? जब मैं टी को टी हाफ बोलने लगूं, मैं बोलूं टी इज इक्वल टू टी हाफ, तुम कहना सी टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू। क्या यह बात सही है? क्यों? क्यों सही है? आधा रिएक्टेंट अगर चला गया तो कितना बचा? एक में से आधा गया तो कितना बचा, ये तो बता देना भाई। अब मत कहना कि 11th खराब। अगर एक है तो एक में से आधा गया तो कितना बचा? आधा गया तो कितना बचा? आधा ही बचा ना। तो शुरुआत में अगर कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट थी, सी नॉट बाई टू चली गई तो कितनी बची? सी नॉट बाई टू बची। ठीक है, कितनी बची? सी नॉट बाई टू। बस इसी को फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या था? के इज इक्वल टू 2.3 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाय सी टी, ये था। यहां पुट कर दो, ये टी इज इक्वल टू टी हाफ पुट कर दो। टी इज इक्वल टू क्या पुट कर दो? टी हाफ, है ना, या टी 50% भी बोलते हैं इसको। टी हाफ लिखो, या कभी कभी मेरे दिल में 50% लिख लो, है ना। तो 2.3 टी को टी हाफ लॉग सी नॉट को वैसे ही रहने दो, सी टी को क्या रख दूं? सी नॉट बाई टू। क्या यह बात सही है? और यहां से सी नॉट उड़ाओ, 2 को ऊपर भेज दो, तो के क्या आ जाएगा? के आ जाएगा 2.3 अपॉन टी हाफ, और लॉग क्या बनेगा ये भाई साहब? 2 बनेगा। देखो 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग 2। बताओ लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती भाई? लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई? जल्दी बोलो। लॉग 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3, है ना। 0.3010 लिखते हैं, वैसे अपन 0.3 ले लेते हैं। 0.3 अपॉन टी हाफ। टी हाफ को ऊपर ले जाओ, के को नीचे ले आओ, तो टी हाफ आपका बनेगा 0.69। ठीक है, एक्चुअल में 0.693 आता है। अगर मैं पूरा रखूं 2.303 और 0.3010, तो 0.693 अपन लिख दिया करते हैं अपॉन के। ये होती है आपकी हाफ लाइफ। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जी हां, ये सारा का सारा कहानी किसका चल रहा है आज? आज आपकी जिंदगी में किसकी बहार है? फर्स्ट ऑर्डर की, है ना। और 0.693 ln2 की वैल्यू भी होती है। ln2 0.693 होता है। कैसे? 2.3 लॉग को मैं ln लिख सकता हूं, तो वह ln2 बन जाएगा। जैसे ये 2.3 लॉग को आप ln2 भी लिख सकते हो, वापस से लॉग को ln में कन्वर्ट करके, तो ln2 बाय के भी बन सकता है टी हाफ। तो मैं टी हाफ का एक फॉर्मूला और लिख देता हूं यहां, क्या? ln2 डिवाइडेड बाय के। ln2 0.693 होता है। ठीक है, ये है आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप मुझे इस फॉर्मूले में देखकर बताइए, आप मुझे इस फॉर्मूले देखकर बताइए, क्या कहीं पर सी नॉट आ रहा है? फाइनल फॉर्मूला देखिए, क्या कहीं पर सी नॉट आ रहा है? फाइनल फॉर्मूला देखिए,
क्या कहीं पर सी नॉट आ रहा है? जल्दी से देखिए। तो यहां पर मैं एक ओपी पॉइंट आपके सामने लिखने जा रहा हूं। क्या टी हाफ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना? बस यही तो पूछना था मेरे को। तो मैं लिखूंगा क्या? द हाफ लाइफ ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी नॉट पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती? के पे। मान लो कोई रिएक्शन है, एक का सी नॉट है 10 मोलर, दूसरे का 5 मोलर है, दोनों का के सेम है तो हाफ लाइफ सेम होंगी। अगर दोनों का के सेम है तो हाफ लाइफ सेम होंगी। 10, 5, 2, 10, 20, 40, 100, 200, 500, कितना भी मोलर डाल लो मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये होता है भाई साहब हाफ लाइफ। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फटाफट से लिख लो। लिख लो तो बता दीजिए। ये कह रहा क्वेश्चन कब करवाओगे? समय आने पर। बेटा देखो, समय से आगे और समय से पीछे नहीं चलना चाहिए, समय के साथ जीवन में चलना चाहिए। जब समय आएगा सब होगा। अपने अंदर की जो तितलियां उछल रही हैं उसको आप अपने पास रखें, और जब समय आएगा तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। धैर्य, संयम, ये जीवन में हमेशा बने रहने चाहिए। ठीक है, चलें आगे। डन है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए भाई, ये कहानी हो गई। अब आप मेरे को बता दो सवाल। देखो आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा था संयम बनाए रखें। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड। द स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, बताओ जरा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है बताओ? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब के होता है भाई। के निकलवा रहे हैं। जरा मेरे को एक बात बताओ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको हाफ लाइफ दे रखा है, के निकालना है, तो 0.693 बाई टी हाफ लिख सकता हूं। अब मेरे को जरा तुम आंसर निकाल के बता दो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन। ए भाई 4 ऑप्शन आपके सामने, बोलिए। पोल दे दूं? पोल पोल पोल, बेटा पोल। चलो आओ जरा, बताना जरा आंसर। मेरे को आंसर बताना, तो जल्दी से मेरे को आंसर बताना, क्या आ रहा है? बोलिए 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 बोलिए। पुट कर दूं क्या? अरे पुट कर दूं क्या? पुट कर दूं क्या? देखो हाफ लाइफ कितनी रखनी है, 1386 सेकेंड। तो 0.693 अपॉन 1386। क्या मैं ये तीनों पॉइंट हटा दूं और नीचे 1000 कर दूं? क्या ये बात सही है? और 0.693 हटके 693 बना, और इसका डबल होता है ये, तो क्या आ गया आपका 1/2 को लिख दूं मैं 0.5, और 10 की पावर 3 नीचे है तो ऊपर -3।
और सेकंड इनवर्स आ जाएगा अगर टाइम सेकंड में है तो। बदलापुर एकदम सही जवाब आ रहा है आप सभी लोगों का, मेरे को लग रहा है ऐसा। बदलापुर एकदम सही आ रहा है। बोलिए भाई। हर्ष, अनिमेश, ध्रुमिल, रिया और निखिल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। डन डन डन, क्लियर एकदम। चलिए एक और सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पेश है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखें जरा। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, इफ के इज द रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.5, देन द हाफ लाइफ इज, क्या होगी बताओ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ क्या होगी? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जल्दी से बता दो। बोलो भाई, ये तो सिंपल सवाल है, पोल दे रहा हूं। बोलो भाई, सीधा पोल आ रहा है आपके सामने, सीधा पोल आ रहा है आपके सामने। डॉक्टर करीम, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भाई। अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ के होता है। अरे ln2/k होता है, ln2/k होता है। कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ी कुछ मतलब है हमको। सी आंसर आएगा, सी आएगा, सी। भाई क्या बात है। अनिमेश, आराध्या, अग्निभू, मानस और रामलाल स्टार्स, क्या बात है, घर वालों ने तुम्हारा नाम चुन के रखा था। चलें आगे। और ये दोनों ही देखो PYQ थे, पुराने सालों के सवाल। चलिए भाई आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप के टाइम और देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप के टाइम, ध्यान से सुनिएगा बात को। एक तो तुम्हारा हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट होता है। अब एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। अब एग्जामिनर आपके साथ खेलता है क्या? आपसे बोलेगा फाइंड T75%। चलो बताओ, फाइंड T75%। सर ये T75 का मतलब क्या है? आपने 50% सीख लिया ना, मतलब सब सीख लिया। 50% का मतलब क्या था बताओ, बताओ 50% का मतलब क्या था? द टाइम when half of the reactant, 50% था ये, half of the reactant is decomposed, यही था क्या? यही था, ये हाफ लाइफ था। बस यहां क्या करना है, टी हाफ में हाफ होता है, T75% में 75% होगा। और 75% मतलब फ्रैक्शन में 3/4, 75% मतलब 3/4 होता है ना। तो वो टाइम जब 75% रिएक्टेंट चला जाए, यानी कि 3/4 चला जाए, तो कितना बचे? बोलो। T इज इक्वल टू T75% या 3/4। इसका मतलब यह है कि CT कितना बचे? C0/4। ये जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 75% रिएक्शन पूरी हो चुकी है, यानी कि आपसे बोला गया 75% चला गया, तो कितना बचा? 25% बचा भाई। कितना बचा? 25%। यानी कि CT क्या होता है? बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। जी हां, तो C0/4 बचेगी। अब इसको मैं पुट कर दूंगा। कहां पुट कर दूंगा? वहीं पे। कहां पे? वहीं पे। डुन 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 डुन। देखो KT इज इक्वल टू क्या आएगा? K इज इक्वल टू क्या आएगा? K इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या? K इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय T। अगर मैं यहां 75% बोल दूं तो लॉग के अंदर C0/CT की जगह क्या रख दूंगा? C0/4 रख दूंगा। क्या यह बात सही है? इससे इसको उड़ा दूंगा, 4 उड़ते हुए ऊपर जाएगा, 4 उड़ते हुए ऊपर जाएगा। और T75% में लेफ्ट साइड ले आता हूं, 2.3/K को नीचे लाता हूं, यह बचेगा log 4। और जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। log 4 जो होता है ना, log 4, मैं एक काम करूं, 2.3 log 4 को क्या लिख दूं बताओ? T75% आपका आ जाएगा, 2.3 log 4 को लिख दूं ln4/K। तो मुझे एक बात बताओ, देखो 2.3 log 4 को ln4 लिख सकता हूं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ln4 में फॉर्मूला लगा दूं ln2⁻², और इसको लिख दूं 2ln2/K। और मुझे बताओ ln2/K क्या होता है? सर T हाफ ही तो होता है। अरे भाई साहब मजा आ गया, अरे मजा आ गया भाई साहब। देखो जरा,
क्या मजा आ गया? T75% क्या होता है? फॉर्मूले से निकल रहा है कितना? डबल होता है किसका? T50% का। T75% क्या होता है? डबल। तो ये जो मैंने डेरिवेशन आपको करके बताया, ये जस्ट मैंने एक सॉल्व करके बताया, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली कैसे चलते हो। आने वाले समय में आपको T75% का कोई डेरिवेशन तैयार नहीं करना है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप ये लिखें T75% कितना होता है? डबल होता है T50%। क्यों? आपके सामने सवाल मिलेगा कैसा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज 10 मिनट, फाइंड T75%। कितना है? 20। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज 50 सेकेंड, फाइंड T75%। 100। इफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज 300 सेकेंड, 600। डबल करना है। T हाफ इज 500, 1000, 100, 200, 50, 100, 70, 140, 60, 120, खत्म। है ना? तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख लिया है कोई बात नहीं, पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे हो, है क्या बात है, पहली बार पढ़ रहे हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन T75% डबल होता है T50% का, ये लिख लो। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, डबल होता है, डबल होता है, डबल। तो डिफरेंट टाइप के टाइम पूछ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया ये। ठीक है, नोट कर रहे हो तो लिख लो, नहीं कर रहे हो तो आगे चलें। कर रहे हो तो लिख लो, नहीं कर रहे हो तो आगे चलें। एक कह रहा सर 3/4 क्यों नहीं लिया? बेटा डेफिनेशन, यही तो मैं कह रहा हूं, बेसिक पर ध्यान दिए होते तो मालिक ये नहीं पूछते। बेसिक पर ध्यान दो। 75% क्या होता है? 75% मतलब 75% चला गया तो कितना बचा? 25% बचा। यानी कि अगर 75% रिएक्टेंट चला गया तो 25% बचेगा। कितना बचेगा? C0/4। ठीक है, डन है एकदम। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब एक काम कर दूं क्या? अब ऐसे बार बार डेरिवेशन थोड़ी करेंगे यार, बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे। मैं आपको एक बढ़िया टेबल बना के देता हूं, बेहतरीन और आसान है, याद रखना। जितने भी टाइम आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पूछेंगे वो इन्हीं से मिलते जुलते होंगे। देखिएगा, देखिएगा। T90%, T99%, T99.9% और T99.99%, ये पूछे जाते हैं। T75%, T90%, T99%, T99.9% और T99.99%, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताओ कोई और टाइम, तो उसका हम यहां डेरिवेशन लिख लेंगे, मतलब एक फॉर्मूला लिख लेंगे। मैं सारे डेरिवेशन वगैरह क्योंकि आपके काम के नहीं है, लेकिन करना है तो कैसे करोगे? बेसिक डेफिनेशन से बता चुका हूं। अगर आपसे बोला है T90%, यानी कि 90% रिएक्शन हो चुकी है, कितनी बची है? 10%। तो CT क्या आएगा? C0/10, C0/10, है ना। और ये लिख रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ T हाफ। तो T75% होता है डबल ऑफ T हाफ। T90% होता है 3.33 टाइम्स ऑफ T हाफ। अब देखो कितना आसान है, याद रखना। ये होता है 3.33, इसका डबल कर दो, 3.33 का डबल 6.66। क्या बात है। और 99.9 कितना होता है? 9.99 T50%, जिसको मैं नियरली 10 लिख दूं क्या? 10 लिख दूं क्या? 9.99 को 10 लिख दूं क्या? और आप देखो जरा ध्यान से, इसका डबल देखो, इसका ट्रिपल, ये हो रहा ना मामला, तो याद रखना भी आसान है। और यहां भी देखो 90, 99, 99.9, 99.99, तो 9.99 को 10 लिख दूं तो 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। यहां क्या लिख दूं? 3.33 का 4 गुना, 13.34 T50%। देखो सही है, ध्यान से देखिए। इसका डबल है, देखो, इसका ट्रिपल है,
और इसका चौपल है, तो कितना आसान है। ये तो तुमने निकाल लिया, डबल होता है, ये तो बहुत आसानी से याद भी हो गया तुम्हें। 3.33 डबल ट्रिपल चौपल। और अगर इसके अलावा जिंदगी में कोई और समय आ गया, क्योंकि जिंदगी है, चलती रहती है, आज समय ये है, कल समय कुछ और होगा, लेकिन ज्यादातर यही समय एग्जाम में मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा मान लो कुछ पूछ लिया, मान लो पूछ लिया एग्जामिनर ने T60%, यानी कि 60% रिएक्शन हो चुकी है, यानी कि 40% बची है, तो CT कितना हो जाएगा? 40 C0/100, है ना। तो TX% अगर तुमसे पूछा है, कोई भी 60%, 62%, 67%, 82%, कोई भी पूछ ले तो क्या करोगे? तो इसका फॉर्मूला है क्या कि TX% इज इक्वल टू, या KTX% लिख दूं मैं, यहीं से K से डिवाइड करके निकाल लेना T। KTX% होगा ln 100/100 माइनस x, 100/100 माइनस x। ये बनेगा फॉर्मूलो ये बनेगा। मान लो आपसे पूछ लिया, ऐसे लिख के बता रहा हूं इधर, मान लो पूछ लिया कि 60%, तो KT 60% इज इक्वल टू ln 100/100 माइनस 60। मान लो पूछ लिया KT 37%, तो ln 100/100 माइनस 37, है ना, समझ पा रही हो। मान लो पूछ लिया KT 12%, तो ln 100/100 माइनस 12, इस तरीके से, है ना। तो अगर आपसे कभी ऐसे टाइम पूछ ले कि भैया T37, 12, 60, तो आपको सीधा परसेंटेज ही पुट करना है वहां पे, है ना, सीधा परसेंटेज ही पुट करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हटाते हैं, बस ये फॉर्मूले लिख लो। चलिए भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सवाल मिल सकते हैं। तो ये मस्त टेबल है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बार बार हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम समझ गए क्या करना है। जो भी परसेंटेज होता है ना, उतनी रिएक्शन हो चुकी होती है, तो जितना बचा है उतना CT रख देते हैं। बार बार वही करेंगे, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना। लिख लो तो मेरे को बता देना। ठंड बहुत है आज यार, ठंडी है। 7 7। डन है। चलिए आइए, कुछ सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला सवाल क्या, इफ T50% is 10 seconds for a first order reaction, फाइंड, चलो सब फाइंड करो। T75%, T90%, T99%, T99.9%, T99.99%, बस इतने काफी है। हाँ चलिए, अगर 75% निकालना है तो ये क्या होगा? डबल होता है, डबल, यानी कि 2 × 10 यानी कि 20। क्या बात है, सेकंड। 3.33 × T आप होता है भाई,
तो ये हो जाएगा कितना 3/10 3.33 इंटू 10 33.3 सेकेंड। अगला बताओ 6.66 टी 50%। तो ये क्या हो जाएगा 6.66 इंटू 10 यानी कि 66.6 सेकेंड। अगला देखिए 9.99 टी 50%, जिसको हम लगभग 10 बोल देते हैं, कोई नहीं। 9.99 इंटू 10 यानी कि 99.9 लगभग 100 सेकेंड। अगला 13.34 टी 50%। तो 13.34 इंटू 10 यानी कि 133.4 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो। एक कह रहा सर प्लीज इतना ही रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए भाई? अभी अभी तो हम आए हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। क्लियर है एकदम? चलें आगे। सभी लोगों ने ये सारे आंसर निकाल लिए होंगे। ठीक है, चलो एक और मैं सवाल आपको कराता हूं। कोई उल्टा सीधा टाइम निकालते, मजा आएगा। अरे मजा आएगा, कोई उल्टा सीधा निकालते हैं ऐसे। 60% निकालें, चलो आप ऐसे ही करते हैं। फाइंड टी 60% फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? वो वाला फॉर्मूला है ना, फिक्स फॉर्मूला नहीं, इससे निकाल लो। KTX% इज इक्वल टू ln 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? KTX% इज एक्स को लग दो कितना, ए बबुआ 60%। चलो ln 100 अपॉन 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा? ये ln 100/40 कर दूं मैं, 100 माइनस 60, 100/40 कर दूं, सही है 100/40। अब यहां एक काम कर दूं क्या, इसको मैं कर दूं 2.3 और ln को लॉग कर दूं। ln को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये उड़ा दिया 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, तो log 5/2 आ गया। ठीक है, और 2.3 log 5/2 को रख दूं, log 5 माइनस log 2। 2.3 log 5 कितना होता है? 0.7 और log 2 होता है 0.3। सही है, सही है ना? तो ये लगभग 0.4 आ गया। 2.3 इंटू 0.4 और ये हो गया 12 और 9.92। तो T 60% आ गया। K से डिवाइड कर देता हूं, 0.92 बाई K। ठीक है, ऐसे ही मैंने अप्रोक्सीमेट निकाल के आपको दे दिया। ये सही है? क्या ये सही है? क्या आपका सही है आंसर? तो ऐसी कुछ टाइम पूछ ले तो ऐसे निकाल दिया करो यार, कोई टाइम पूछ ले ऐसे निकाल दिया करो। ठीक है ना? कि आज की क्लास कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रही है। अरे कुछ नहीं, आज केमिस्ट्री का मैथ ज्यादा है ना? शुरुआत में केमिस्ट्री थी, बस आगे तो मैथ ही मैथ है। और ऐसी कोई बहुत भारी मैथ नहीं है, सिंपल है यार, प्रॉपर्टीज लगाओ। ठीक है, क्लियर एकदम? डन डना डन डन। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। आइए जरा ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला ग्राफ है नंबर 1, LNCT वर्सेस T। कैसे बनाएंगे? इक्वेशन से। इक्वेशन कहां से उठाएंगे? डेरिवेशन आपकी कॉपी में लिखा, देखो। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन हमने बेटा यहां किया था। कहां किया था? कहां किया था? फर्स्ट ऑर्डर का कहीं तो किया था। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन यहां किया था अपन ने। बस मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ना, ये मैं यहां पर ln C0 को राइट साइड ले जा रहा हूं। तो इक्वेशन बन रही है ln CT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln C0। तो यहां से मुझे रिलेशन मिल जाएगा। देखो देखो जरा ध्यान से देख लो, आराम से देखो।
मैं इसको माइनस एल एन सी नॉट को उधर ले गया बस, तो मुझे मिल गया एल एन सी टी वर्सेस टी का ग्राफ, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। यही बन गया ना। देखो गौर से देख लो आप एक बार, गौर से देख लो आप एक बार, मैंने एल एन सी नॉट को उधर ले गया बस, तो एल एन सी टी क्या बना, मैं यहां ले आता हूं इसको, मैं यहां ले आता हूं। क्या बना था एल एन सी टी अपना, अपना एल एन सी टी बना था माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट, और एल एन सी टी को मैं क्या लिख रहा हूं, एल एन सी टी को लिख दिया मैंने y, ठीक, ये बन जाएगा आपका माइनस एम एक्स, और ये टर्म बन जाएगा c। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप क्या है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। देखो स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट c है ना, तो इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो कैसा ग्राफ जाएगा, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इस टाइप से जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया, इस टाइप से जाएगा। ये है एल एन सी टी और ये है टी, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है एल एन सी नॉट, और स्लोप क्या है आपका, माइनस के, स्लोप क्या है आपका, माइनस के, स्लोप क्या है, माइनस के। देखो स्लोप क्या है आपका, माइनस के, ठीक है। तो इंटरसेप्ट है आपका एल एन सी नॉट, एल एन सी टी वर्सेस टी ग्राफ का, और स्लोप है माइनस के। देखो एल एन सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट। ये हम कहां से लाए, ये हम जब वो डेरिवेशन कर रहे थे वहीं बीच में से चुरा के ले आए, एक स्टेप बीच में से चुरा लाए अपन इक्वेशन को, ठीक है, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। तो ये स्टेप हमने लिखा है, इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव, नेचर हम बनाते हैं, नेचर बनाते हैं कि नेचर ऐसा होगा, डिक्रीजिंग नेचर होगा। एक बार फिर से युवराज, अरे क्या बात है, आइए जरा, ये जो इक्वेशन है ये पीछे से हमने उठाई है, डेरिवेशन अगर आपने लिखा हो तो देखें, एल एन सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट, ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब गिरेगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब ऊपर कट करेगा। कितना इंटरसेप्ट, c, c क्या है, एल एन सी नॉट, स्लोप क्या है, माइनस एम यानी कि माइनस के, ये है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये पहला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ बनाएंगे यहां पर, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमारा ए हुआ करता था ना, मतलब ए के साथ, क्योंकि हम इक्वेशन क्या मान के चलते थे, ए से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कैसे आएगा बताओ। रेट लॉ से अगर तुमने रेट लिखी हो, इक्वेशन देखो, रेट लॉ से रेट लिखी थी क्या, आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। देखो क्या यही लिखा था, आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही लिख सकते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कैसा ग्राफ बनेगा बताओ, ये बन गया y, ये बन गया m और ये x, तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा। देखिएगा जरा, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा। नेचर हम ऐसा बना देते हैं उसका, ठीक है, कि इस टाइप का ग्राफ जाएगा, और y क्या है, रेट, और कॉन्सेंट्रेशन इधर है ना, ऐसा जाएगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा इसका, k, भाई m है ना, m मतलब k, तो स्लोप क्या होगा इसका, k, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। हम यूजुअली यहां जीरो से नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जीरो पर रेट जीरो है, मतलब उसका क्या ही मतलब है, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन आप डालोगे तभी तो रिएक्शन चालू होगी, है ना, तो थोड़ा आगे से हम बना देते हैं, ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हो तो इसको पीछे से भी ऐसे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं कि शुरुआत में कुछ तो लोगे, रिएक्शन तो चालू करो, तब तो आप ऑब्जर्व करोगे, है ना। तो ऐसा हमने मतलब टच करते हुए नहीं बनाया, जैसे यहां पर अपन ने पूरा नीचे गिराते हुए नहीं बनाया, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई जीरो से ही बनाना है या आगे से बनाना है,
आपकी इच्छा, आप 0 से शुरू करो या थोड़ा आगे से करो। नेचर पूछेंगे, नेचर ये है, स्लोप ये है, ठीक है। तो इसका इंटरसेप्ट 0 होगा, स्लोप के। ये बनाया हमने रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। एक लास्ट ग्राफ और बनाएंगे, पहले आप ये नोट करेंगे, एक लास्ट ग्राफ टी हाफ वर्सेस सी नॉट का, ठीक है। डीपी क्या है, डीपी कहां गया यहां पे, डीपी नहीं स्लोप है भाई वो। चलें आगे, लिख लो तो बता देना, फिर मैं एक लास्ट ग्राफ और बता दूंगा। कौन सा वाला, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सोचें, जो लोग सोचना चाहते हैं सोचें जरा। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हो गया डन, पक्का, वेरी गुड। तीसरा ग्राफ देखिए, सी वाला, तीसरा ग्राफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट, है ना। ध्यान से देखना, टी हाफ का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था ln2/k, ये लिख सकता हूं मैं 0.693, बात बराबर है। क्या यहां कहीं सी नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि ये हो गया y और ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया, y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, c तो इसमें आ ही नहीं रहा, और y इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, देखो ऐसा आएगा भाई, y इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, यानी कि आपका नेचर कैसा होगा, इस तरीके से जाएगा, ऐसे बना सकता हूं, है ना, ठीक, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरीके से मैं बना सकता हूं, है ना। और यहां कोई ऐसा फिक्स नहीं कि सर आगे से क्यों नहीं बनाया यहां से, क्योंकि इंटरसेप्ट आएगा ना ये ln2/k, ln2/k, ये इस तरफ है टी हाफ और इस तरफ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट। तो सी नॉट तुम कुछ भी रख दो, अरे भाई आपने तो बोला था कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो सी नॉट तुम कुछ भी रख दो, सी नॉट तुम कुछ भी रख दो, टी हाफ तो वही रहेगा, सी नॉट कुछ भी रख लो, चाहे सी नॉट आपने मान लो यहां 1 मोलर रख दी, यहां 5 मोलर कर दी, यहां 10 मोलर कर दी, टी हाफ तो तुम्हारा फिक्स है, तो वो थोड़ी चेंज होगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम कुछ भी रखो, टी हाफ चेंज नहीं होना, यानी कि पैरेलल होगा, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इतना ही हाफ लाइफ, इतना ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ना था, लेकिन इसके सवाल जब तुम फॉर्मूले से करने जाते हो ना, इसके सवाल जब तुम फॉर्मूले से, तो थोड़े लेंथी पड़ते हैं। मैं आपको एक दो सवाल करके बताता हूं एकदम सुपर ट्रिक से, पहले लेकिन ट्रिक समझ लेते हैं, फिर सवालों को आप देख के सॉल्व कर सकते हो। जी हां, बड़े बड़े लेंथी लॉग वॉग वाले सवाल ना देख के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बहुत आसान है, ये लिख लिया ना। चलो अब मैं आपको बस एक दो सवाल कराऊंगा और उससे सभी उसी टाइप के सवाल फिर बहुत सारे होते हैं वो बन जाएंगे, है ना। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर एग्जाम में सवाल आता है तो मैक्सिमम ये देखा गया है, मैक्सिमम टाइम 95% से ज्यादा टाइम ये देखा गया है कि सवाल एस से हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपका, है ना। देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या ट्रिक है। फॉर्मूला पता है सबको, KT इज इक्वल टू 2.3 log C0/CT, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो मैं आपको बताता हूं, ट्रिक समझ लो पहले क्या है। मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है, मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C0 है, तो C0 से अगर मैं किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन C0/2 ले जाऊं, यानी कि आधा रिएक्टेंट डिकंपोज हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये हाफ लाइफ है। भाई C0 से C0/2 पे जाओगे तो टाइम अगर पूछे तो क्या बोलोगे, टी हाफ है। अगर C0/2 से C0/4 पर जाओगे तो क्या मैं इसको एक और हाफ लाइफ बोल सकता हूं, जी सर, क्यों, C0/2 का आधा होता है C0/4, जी हां। अगर C0/4 से C0/8 पर जाओगे तो क्या मैं फिर से हाफ लाइफ बोल सकता हूं, जी हां। अगर मैं C0/8 से C0/16 पर जाऊंगा तो क्या मैं इसको एक और हाफ लाइफ बोल सकता हूं, जी हां, क्यों, अगर मैं ये बोलूं C0 से C0/2 पर गए एक हाफ लाइफ, अब ये भूल जाओ। अब मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है, C0/2 से C0/4 पर गए फिर से एक हाफ लाइफ, ये भूल जाओ। अब मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है,
इसका मतलब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन आधी करते जाओगे तो हाफ लाइफ मिलती जाएगी, सही बात है। इसका मतलब अगर मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो मुझे ऐसी ही हाफ लाइफ मिलती जाएंगी, ऐसी ही हाफ लाइफ मिलती जाएंगी। यानी कि क्या मैं इसको सी नॉट अपॉन 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, इसको सी नॉट अपॉन 2 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या, इसको सी नॉट अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या, इसको सी नॉट अपॉन 2 की पावर 4 लिख सकता हूं क्या, एंड सो ऑन। यानी कि अगर मैं सी नॉट से सी नॉट अपॉन 2 की पावर n पर गया तो मुझे n हाफ लाइफ लगेंगे, यह बात पक्की है, यह बात पक्की है। और जो काम तुम कॉन्सेंट्रेशन में सोच रहे हो वही काम वेट के फॉर्म में और मोल के फॉर्म में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में सी नॉट अपॉन सी टी होता है। तो मुझे एक बात बताओ, सी नॉट अपॉन सी टी जो होता है फॉर्मूले में, क्या वो मोल के फॉर्म में भी वही होगा? भाई सी नॉट अपॉन सी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल रेशियो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट रेशियो। क्यों? एक ही कंपाउंड था ए, उसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो वेट का रेशियो भी तो सेम आएगा। यानी कि मैं ये सवाल, अगर मुझे सवाल में ऐसा बोला गया है कि 4 मोलर से शुरू किया और 1 मोलर पर गए, बताओ कितने हाफ लाइफ लगेंगे? बोलो, 4 मोलर से 1 मोलर पर गए, बताओ कितने हाफ लाइफ लगेंगे? 4 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, फाइनल 1 मोलर, बताओ कितने हाफ लाइफ थे? 4 से 2 आधा हुआ और 2 से 1 आधा हुआ, यानी कि 2 हाफ लाइफ लग रहे होंगे। और हाफ लाइफ दिया जाएगा, सॉल्व कर लेना। मान लो तुम्हें बोला गया 4 ग्राम से 1 ग्राम पर गए, वेट के फॉर्म में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मोल, वेट, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर सबके फॉर्म में लग सकता है ना। 4 ग्राम से 1 ग्राम में गए, यानी कि सेम 2 हाफ लाइफ लगेंगी, मोल हो, वेट हो या कॉन्सेंट्रेशन हो। समझ गया कहानी? चलो इसको नोट करो। अब सवाल करना आपके लिए बहुत चुटकियों का काम है, मतलब आप सवाल को देखोगे, थोड़ा मुस्कुराओगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल देखोगे, मुस्कुराओगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आइए देखते हैं, पहले तुम इसको नोट कर लो, लिख लो तो मुझे बता देना और सवाल देखती आंसर आएगा। देखना अभी सवाल आ रहा है आपके सामने, एक मैं करूंगा एक तुम करना, मजा आ जाएगा, घर चलेंगे। ठीक है, हाँ डन है, पक्का? सोच लो, डन है? अरे है क्या बात है, दिलों की धड़कन पकड़ के बैठे हैं, एक सवाल में एक है। और पी वाई क्यू करेंगे, ऐसे नहीं हवाबाजी में नहीं, पी वाई क्यू करेंगे। पी वाई क्यू, ताकि आपको लगे कि हाँ देखो एग्जाम में ऐसा आता है, ऐसे करना है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अच्छा, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ये है, यानी कि के दे रखा है। अच्छा, के दिया है फर्स्ट ऑर्डर का, तो हाफ लाइफ निकाल लोगे कैसे? 0.693 बाई के से ये तो निकाल लोगे ना छोटा सा। चलो मुझे बताओ, 20 ग्राम से शुरू करा, 20 ग्राम से शुरू करा, कहां तक जाना है? 5 ग्राम तक जाना है। 20 से शुरू करा, कहां जाना है? 5 ग्राम। 20 ग्राम से 5 ग्राम, ठीक है। चलो 20 से 5 पे जाना है, बताओ 20 से 5 पे जाना है, बताओ 20 से 10 आधा हुआ और 10 से 5 आधा हुआ, यानी कि हाफ और हाफ, समय कितना आ गया? 2 टी हाफ। क्या बात है अंकल, आइए जरा, टी हाफ निकाल लिया क्या तुमने? यहां पर टी हाफ कितना आया? 0.693 अपॉन के कितना है? 10 की पावर -2, ऊपर ले जाओगे तो 69.3 आ जाएगा। सही है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 टाइम्स 69.3 कितना आ जाएगा? 138.6 सेकंड आंसर है। देखो, देखने में लग रहा होगा सर बहुत बड़ा है, अरे पहला सवाल था, ऐसे तो दिमाग में चलेगा। के दिया है, टी हाफ निकाल लेंगे 0.693 अपॉन के से, और 20 से 5 जाना, यानी कि 20 से 10, 10 से 5, 2 टी हाफ लगेंगे, खत्म हो जाएगा। टी हाफ निकाल के डबल कर देंगे, है ना? क्लियर है? अब एक सवाल तो करके बताना पड़ेगा तुमको, बोलोगे? जल्दी बोलो, करोगे?
पक्का अगर ये सवाल कर दिया तो फिर समझ लो आज की क्लास को यहीं खत्म कर सकते हैं। अब आप सवाल बना ले जाओगे, ठीक है। चलिए संभालना भाई, संभाल लोगे? चलो बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, फटाफट आंसर, फटाफट तुरंत से पहले। रेट कांस्टेंट दिया है, हाफ लाइफ निकालेंगे, 40 से 10 पे जाना है, कितनी हाफ लाइफ लगेंगी जल्दी से बता दो। 40 से 10 पर जाना है, कितनी हाफ लाइफ लगेंगी? 2019 का सवाल है, नीट का, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, फटाफट आंसर बता सकते हो, बोलो भैया। के दिया है तुमको 2.303 इंटू 10⁻³ यहां से आप टी हाफ निकाल लोगे, कितना आएगा? 0.693 अपॉन के। बस यहां से निकाला। 40 से कहां पे जाना है? 10 पे जाना है, तो 40 का आधा 20 और 20 का आधा 10, यानी कि 2 टी हाफ लग रहे होंगे। तो समय आएगा डबल ऑफ टी हाफ आंसर। अब मैं आपको थोड़ा और आसान कर देता हूं। ये जो 0.693 आया था, पता कैसे आया था? 2.303 इंटू 0.3010 से आया था ये। अगर आपको ये 0.693 का मल्टीप्लीकेशन याद हो तो के कितना है? 2.303 इंटू 10⁻³ देखो ये कट गया, और 30 1 2 3 301, सही है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 301 का डबल 602, क्या बात है, आगरा इज द आंसर। 301 का डबल कितना आएगा? 602, सही है, आगरा इज द आंसर। 0.693 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2.3, सही है, क्लियर है एकदम, समझ गए बात को? अब अगर सर सवाल ऐसे नहीं आया, आपने तो बोला ऐसे लगाना है, मान लो ऐसे नहीं आया, 40 से 10 ना बोल के उसने 8 कर दिया, तो आपको पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर उसने मान लो यहां पर 10 की जगह 8 कर दिया होता, तब वो आधा आधा नहीं होता, तब ये कुछ नहीं करते, है ना। तो थोड़ा सा कॉमन साइंस का इस्तेमाल कर लेना। फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सी को 8 मान के, सी नॉट को 40 मान के सॉल्व कर लो। जैसे एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 2020 में ऐसा उन्होंने कर दिया होमवर्क, इसलिए हमें दोनों टाइप के आने चाहिए। देखो जरा, के दिया हुआ है लेकिन उन्होंने टाइम रिक्वायर्ड 2 से 0.2 कर दिया, तो 2 का आधा 1 होता है, 1 का आधा 0.5 होता है, और 0.5 का आधा 0.25 होता है, और 0.25 का आधा 0.125 होता है। अब 0.2 पता है कहां आएगा? बीच में यहां कहीं आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला फिर नहीं लगाना, मतलब ऐसे आप नहीं चलोगे। फिर कैसे चलोगे? सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या क्या? के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी, और सी नॉट बाई सी टी की जगह आप वेट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो के टी इज इक्वल टू एल एन, सी नॉट कितना है? 2, और सी टी कितना है? 0.2, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो या वेट का रेशियो सेम ही रहेगा, है ना। तो आप इसको बना लेना, के दिया है, बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो इससे पुट करके आप मुझे आंसर बता देना। तो यो आपका एक होमवर्क है, और सिमिलर टाइप से एक ये सवाल है, इसमें आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना, और मॉड्यूल से होमवर्क है, ठीक है। मॉड्यूल से होमवर्क है आपका, टॉपिक वाइज पेज नंबर एक्सरसाइज 1 टॉपिक वाइज 118 पे ये सवाल करने, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब आपके लिए होमवर्क हो गया। 2 होमवर्क मैंने आपको दे दिए, सवाल 2 होमवर्क सवाल दे दिए, और एक ये दे दिया, कर लेना आप, है ना। चलो भैया जाते जाते बोलते हैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आज आपने एकदम मजे बांध दिए। अब आप लोग धीमे धीमे फॉर्म में आ रहे हो, मैं देख रहा हूं जैसा कि, और जो लोग फॉर्म में नहीं आ रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो लोग फॉर्म में आ रहे हैं मतलब वो पढ़ाई एकदम धुआंधार कर रहे हैं, रिवाइज करके आते हैं, क्लास में एकदम अटेंटिव होकर बैठते हैं, जो बोलते हैं उसको सुनते हैं, और जब बोलते तब लिखते हैं, जब सवाल देते तब सॉल्व करते हैं। तो आपसे बिल्कुल बनेगा। जिनसे नहीं बन रहा है भाई साहब पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए जाते जाते 2 लाइनें आपके लिए, चलिए
सुनिएगा ध्यान से जरा। अब हम मिलेंगे कब? कब मिलेंगे? नेक्स्ट टर्न पे, है ना। सुनिए फिर ध्यान से। पर्वतों को तोड़कर जो रास्ता बनाएगा, पर्वतों को तोड़कर जो रास्ता बनाएगा, जमाना भी एक दिन उसी के पीछे आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जितना भी पढ़ाया रिवाइज करके आना। फर्स्ट ऑर्डर के हम सवाल भी करेंगे और आगे जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर भी पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।